नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण से भारत की विदेश नीति को लेकर कुछ संकेत निकाले जा सकते हैं? ये साफ है कि भारत की विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। वैसे भी सरकारें बदलने के साथ वैदेशिक नीतियां नहीं बदल जाती और यहां सरकार बदली भी नहीं है। लेकिन इस तीसरे कार्यकाल तक आते आते माहौल कुछ जरूर बदला है। भारत नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति की बात करता रहा है। लुक ईस्ट इसी नीति का एक और विस्तार है। 2014 के पहले शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान सहित सभी सार्क देशों को न्योता दिया था, लेकिन अभी चुनौतियां कुछ अलग सी दिख रही हैं। चीन की कोशिश कूटनीतिक आधारों पर भारत को घेरने की रही है और यहाँ ये काम छोटे देशों को अपने आर्थिक शिकंजे में कसते हुए वो करता रहा है। नेपाल श्रीलंका तक इस घेरे में है। मालदीव के हाल के चुनाव में इसका नया प्रमाण भी मिला, जब वहां भारत विरोधी सुर दिखे। लेकिन शपथ ग्रहण की तस्वीर देखिए तो भारत विरोध की लहर पर चुनाव जीतने वाले यहां के राष्ट्रपति मोइजू बदले हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल और श्रीलंका साथ है। इस तस्वीर में एक इशारा छुपा है पड़ोसियों को भरोसे में लेने और उन्हें भरोसा देने की कोशिश का। पर इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट यहां पर दिखाते हैं। इस तस्वीर में भारत की कूटनीतिक दृष्टि छिपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाईं तरफ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू बैठे हैं, तो दाहिनी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड बैठे हैं। इन तीनों देशों पर चीन का काफी असर और पकड़ माना जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेबरहुड फर्स्ट की नीति से लगता है कि चीन की कूटनीति मात खा रही है। भारत ये जानता है कि जो हमारे पड़ोसी है उन पे चीन अपना बहुत दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। उनको एक तरह से कर्ज देकर उनको जकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने शपथ वाले दिन दुनिया को ये कूटनीतिक संदेश दिया है कि भारत के लिए पड़ोसी पहले हैं। पीएम मोदी साहब का ये जो कदम है वो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की दिशा में है। लेकिन भारत तो हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को जाहिर कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत इस पॉलिसी पर जोर दिया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में खाने की टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठीक बगल में मोइज्जू बैठे थे। वहां पीएम मोदी की किसी बात पर मोइज्जू हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। ये हंसी भारत और मालदीव के रिश्तों पर छाई कड़वाहट की बर्फ को पिघलाने में कामयाबी ला सकती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले साल नवंबर में मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद मोइज्जू पहली बार भारत आए। मोइज्जू को चीन का समर्थक माना जाता है। ऐसे में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे। एक बात और रही कि मोइज्जू से पहले जितने भी मालदीव के राष्ट्रपति हुए वो सब सबसे पहले नई दिल्ली आते थे, लेकिन मोइज्जू पहले तुर्की फिर चीन निकल लिए। लेकिन मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में आकर ही मोइज्जू ने बताया है कि भारत की अहमियत क्या है। रविवार को शपथ ग्रहण समारोह में ही पीएम मोदी से मोइज्जू की मुलाकात तो हुई, लेकिन असली बात तो रात में डिनर पार्टी में ही हुई। इस उम्मीद के साथ कि अब रिश्ते मधुर होंगे, उसी कड़ी में सोमवार को मोइज्जू ने एस जयशंकर से भी मुलाकात की। हमारी पॉलिसी जो अभी हुई है कि जो हमसे नाराज है उसको हमने ऊंचा स्थान दिया है, अपने बगल में बैठाला है, उसको इंश्योर किया है कि यू आर माय पार्टनर, यू आर माय नेबर एंड आई विल शेयर माय ग्रोथ, द फ्रूट्स ऑफ माय ग्रोथ। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि जो पॉलिसी होना चाहिए कि उसमें ये होना चाहिए कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की पॉलिसी करना चाहिए, जिससे इंगेज करके रखें। अभी तक हमारी जो पॉलिसी थी वो प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन थी, जहां पर इंटरेस्ट होता था वहां प्राइवेट सेक्टर जाता था, वो अपना बेनिफिट लेता था। लेकिन ये नेबरिंग कंट्रीज हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही क्रूशियल है। तो इसमें गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ताकि उनका इंटरेस्ट हमसे जुड़ा रहे।
और वहाँ की पब्लिक भी हमसे जुड़ी रहे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि टूरिज़्म उनकी इकोनॉमी हमसे डिपेंड है, तो हमने उनको एहसास दिलाया, लेकिन फिर हमको टूरिज़्म उनसे प्रमोट करना चाहिए ताकि एंगेज करके रखें। जब मोइजू को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता मिला, तो उन्होंने कहा कि ये उनके लिए सम्मान की बात है। ये सब संबंधों में आई उस कड़वाहट के साए में हो रहा था, जब पिछले साल मोइजू के शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद वहां तैनात भारतीय सेना के जवानों को अपने देश वापस जाने का निर्देश मिला था। इसके बाद इस महीने की शुरुआत में भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह आम नागरिकों को सुरक्षा में तैनात किया गया था। पीएम मोदी के पिछले दोनों शपथ समारोह की तरह इस बार भी नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को छोड़कर। इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं चीन के कारण मोइजू आने से मना न करें। लेकिन मोइजू ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एशिया की एक बड़ी ताकत भारत से गए न्योते को सम्मान से सिर आंखों पर लगाया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लाइन की बधाई देते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए शुभकामनाएं। शहबाज शरीफ शनिवार को ही चीन के दौरे से पाकिस्तान लौटे हैं। अब पाकिस्तान ने भी शुभकामनाएं तो भेज दी, लेकिन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए शुभ भावनाएं कब आएंगी, ये सवाल जरूर है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजदूत। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर, आपने आने के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर अगर भारत की बात करें, नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति रही है, हमने अगर कुछ उदाहरण के तौर पर भी देखें अगर अशोक जी, तो श्रीलंका को मदद हो या फिर नेपाल को आर्थिक सहायता, भारत हर कदम पर खड़ा हुआ उनके साथ नजर आया है। ऐसे में ये जो शपथ समारोह था, ये किस तरह के इशारे देता है विदेश नीति को लेकर भारत की? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुरुआत की थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी पहली मर्तबा आए थे, और आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं। अभी 2 साल पहले जब श्रीलंका को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए थे, उसका बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो गए थे, ना कुछ अन्न था, अनाज था, दवाइयाँ थी, एनर्जी था, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो उस समय भारत ने करीब $4 बिलियन का उनको असिस्टेंस दिया और सपोर्ट किया। उसके साथ साथ अगर आप देखें अदिति, जो अगर कोविड-19 के समय में भी, अगर आपको याद होगा, आपके देखने वाले सुनने वालों को याद होगा, जो हमने यहाँ पर अपने यहाँ वैक्सीनेशन की जो ड्राइव थी वो शुरू की थी 16 जनवरी 2021 को, और उसके 4 दिन के बाद ही हमने अपने पड़ोसी देशों में वैक्सीन के डोजेज, इनको बांग्लादेश को हो, नेपाल को हो, भूटान को हो, 1 मिलियन डोजेज वहां पर भेज दिए थे। तो बहुत ही हमने अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी जब जब मौका आया है उनकी सहायता की है। अफगानिस्तान को भी हमने, चाहे वो मेडिसिन दी हो, अभी हाल ही में हमने करीब 50,000 टन उनको अनाज दिया है। तो अभी भी जो ये ओट टेकिंग सेरेमनी था, उसमें यही एक संदेश जाना था, जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो इंडिया ओशन में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस शुरू हो गया है, तो उसके लिए भारत बिल्कुल प्रतिबद्ध है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहां पर सेशेल्स है, मॉरिशस है, और अपने चारों तरफ, उन सब के साथ हम मिलकर काम करेंगे और उनकी सहायता, क्योंकि भारत सबसे बड़ा देश है उनमें, चाहे हम देखें क्षेत्रफल में, चाहे हम देखें जनसंख्या में या इकोनॉमी के साइज में, तो भारत उनकी हमेशा सहायता करता रहेगा जब भी उनको जरूरत होगी। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की बात की जाए अशोक जी, तो यहाँ पर ना आतंकवादियों पर लगाम लगाई है, ना ही वो भारत का सहयोग करता हुआ इस मामले में दिखता है, और दूसरी तरफ ऐसे तमाम प्रोजेक्ट पर वो चीन के साथ समझौता करता नजर आता है जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। तो जब इन दोनों देशों को, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, शपथ ग्रहण से नजरअंदाज करना, क्या इस तरीके को आप एक सख्त संदेश के तौर पर देखते हैं? जी अदिति, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर 2014 में हम देखें तो हमने सार्क के देशों को बुलाया था, 7 जो और हैं सार्क के देश, उनको बुलाया था, चीन को नहीं बुलाया था। चीन सार्क का सदस्य नहीं है, उसको नहीं बुलाया था।
और उसमें नवाज शरीफ आए थे, आपको याद होगा 2014 में बिल्कुल। जब वोट टेकिंग सेरेमनी हुई। 2019 तक हमारे जो संबंध थे काफी खराब हो गए थे, आपको याद होगा 2016 में उरी में स्ट्राइक हुए थे सितंबर में, 2019 में पुलवामा में उन्होंने हमारे 44 जवान मारे गए थे, और बालाकोट स्ट्राइक हुआ था फरवरी में। तो हमने सार्क के देशों को नहीं बुलाया, हमने बिम्स्टेक के देशों को बुलाया, जिसमें ये सम्मिलित नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो उसमें सम्मिलित नहीं है, और मालदीव्स भी सम्मिलित नहीं है, तो उनको नहीं बुलाया था। परंतु मॉरिशस को हमेशा हमने बुलाया है। तो ये वाला बिल्कुल संदेश साफ जाता है पाकिस्तान के लिए, जो जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा तो हमारे संबंध हैं वो सामान्य नहीं होंगे। और ये भी जी। उनको ये संदेश चला गया है, जो अगर आप भारत के विरुद्ध कोई ऐसा बड़ा कड़ा कदम जैसे कोई आतंकवादी हमला करेंगे, तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जैसे कि बिल्कुल 2016 अशोक में जी, दिया यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे जरूर जी जानना चाहूंगी, क्योंकि चीन जी की विस्तारवादी नीति के बारे में हम सब जानते हैं, किस तरह से वो उसे सफल बनाने के लिए श्रीलंका, मालदीव्स का सहारा लेता है, पाकिस्तान का सहारा वो लेता ही आ रहा है। ऐसे में क्या चुनौतियां भारत की रहने वाली हैं अब, क्योंकि अब नई सरकार है, तीसरा कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री का? जी, आपने ठीक कहा है। देखिए, दो मैं कहूंगा बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती तो है चीन के साथ, ये सबसे जिसे कहा जाए फॉर्मिडेबल चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, और उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको हमने जूझने का वो किया है। पर्टिकुलरली गलवान के बाद, 2020 के बाद, जून में जब वहां पर झड़प हुई थी, उसके बाद हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर जो बॉर्डर एरियाज में है उसको बहुत अच्छा पहले ही हमने बनाना शुरू कर दिया था। परंतु अब हमने उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान दिया है, तवज्जो दिया है। वहां पर चाहे पुल हो, टनल्स हो, वहां पर अपने ट्रूप्स को हमने स्टेशन करना हो। दूसरा, अपनी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। अपनी इकोनॉमी आपने देखा है, करीब 10 साल पहले हम 10वें स्थान पर थे, अब हम 5वें स्थान पर आ गए हैं, और बहुत ही शीघ्र हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और उसके साथ साथ चाहे वो क्वाड हो, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी हो, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हो भारत का, वो हम किए जा रहे हैं, जिससे कि और देशों के साथ हम अपने संबंधों को बढ़ाकर रखें, जिसके चीन को हम जी। पुशबैक कर सकें। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज चीन के लिए। जी जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी यहाँ पर साझा की, और देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से सिर्फ विदेश नीति के लिहाज से ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, बाजार के लिहाज से भी भारत किस तरह के कदम जो है वो उठाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान और चीन को भारत ने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है इस शपथ समारोह में, और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह की भारत की आगे रणनीति रहती है, और इन दोनों देशों की किस तरह की प्रतिक्रिया आगे देखने को मिलती है। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। क्या पाकिस्तान भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, यहाँ पर ये भी देखना होगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं कादम्बिनी शर्मा। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? उम्मीद कर रहा है कि इस तीसरे टर्म में पीएम मोदी के हो सकता है कि पिछली बातें भुलाकर भारत एक बार फिर से दोस्ती जो है उनकी स्वीकार कर ले। असल में ये बात इसलिए चल पड़ी है क्योंकि नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक पोस्ट डाला है। उसमें उन्होंने कहा है कि तीसरी बार आपका चुना जाना आपके लोगों का आपके प्रति विश्वास दर्शाता है, और ये जो मौका है उसमें जो नफरत है उसको हटाकर उम्मीद के साथ इस मौके का इस्तेमाल करते हुए दक्षिण एशिया के 20 लाख लोगों की किस्मत जो है उसको संवारना चाहिए। ये नवाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक ट्वीट है। इससे ये लग रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान को उम्मीद है कि शायद तीसरे टर्म में अब भारत जो है वो उनके दोस्ती के हाथ को स्वीकारेगा। भारत साफ कह चुका है कि जब तक लगातार इस तरह से आतंकी हमले चलते रहेंगे तब तक वो पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा, और काफी वक्त से पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो है वो ठंडे बस्ते में हैं। इसके पहले शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ट्वीट किया था। तो उनका बड़ा एक लाइन का ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि फेलिसिटेशंस टू नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कुछ इसी प्रकार की बधाई यहां से भी उनके शपथ लेने के बाद, सत्ता संभालने के बाद वहां पर पाकिस्तान में दी गई थी। लेकिन जो
नवाज शरीफ का जो बयान है वो बिल्कुल अलग किस्म का है और एक तरह से उम्मीद उनकी जो है वो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान जो फिलहाल बेहद खराब आर्थिक हाल से गुजर रहा है तो वहां पर एक उम्मीद भारत को लेकर भी है कि अगर भारत से रिश्ते बेहतर होते हैं तो उनके लिए भी काफी कुछ ठीक होगा। इसलिए लगता है कि अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। एक उम्मीद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये भी थी कि अगर बहुत मेजॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री बीजेपी जो है वो वापस सत्ता में आती है तो शायद पाकिस्तान के लिए एक जगह बनेगी। लेकिन एक बार फिर से जब थर्ड टर्म में पीएम मोदी ने शपथ ली है पीएम के तौर पर तो एक उम्मीद पाकिस्तान को बंधी हुई है कि उसके लिए भी ये एक बेहतर वक्त साबित हो सकता है। हालांकि जब यहाँ पर दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उसी वक्त वहां पर जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और भारत जो है वो लगातार यही कहता रहा है कि जब तक आतंक जो पाकिस्तान से हुआ है प्रायोजित होता रहा है कई वर्षों से, जब तक उस पर लगाम नहीं लगेगी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो दोनों जो शरीफ भाई हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने बाकी नेताओं के बाद ये बधाई संदेश भेजा है। बधाई संदेश आने तो तभी शुरू हो गए थे जब चुनाव का नतीजा आया था। कई देशों के 70 से ज्यादा देशों के नेताओं ने बधाई दी थी और आज जब शपथ ग्रहण समारोह कल समाप्त हो चुका है उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने बधाई दी है। तो जहां पर एक प्रधानमंत्री के तौर पर वैसे ही बधाई दे रहे हैं जैसे उनको बधाई दी गई थी, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अपनी पार्टी पीएमएलएन के चेयरमैन के तौर पर नवाज शरीफ ने जो बधाई दी है उसमें कहीं ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान की भारत के लिए झलकती है कि एक बार फिर से भारत जो है उनके बढ़ाए दोस्ती का हाथ को थाम लेगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और 5 की बात में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूरोपीय संसद के चुनाव के शुरुआती नतीजों में कौन है आगे। यूरोपीय संसद के चुनावी रुझान आ गए हैं। संसद की 720 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं और इनमें दक्षिणपंथी पार्टियों को अहम कामयाबी मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को झटका लगा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर से। यूरोपीय संसद के चुनाव के शुरुआती नतीजे दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हालांकि 720 सीटों वाली यूरोपीय संसद पर मुख्य धारा की पार्टियों ने अपना नियंत्रण बरकरार रखा है, लेकिन यूरोपीय संघ के कई देशों में दक्षिणपंथी पार्टियों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मध्यमार्गी दक्षिणपंथी पीपल्स पार्टी 181 सीटों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट 135 सीटों पर और मध्यमार्गी पार्टी रिन्यू यूरोप को 82 सीटें मिली हैं। दो और धुर दक्षिणपंथी ग्रुपिंग यूरोपीय कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट को 71 और आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी को 62 सीटें हासिल हुई हैं। कई देशों में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसकी वजह से जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेमहैमनर की पार्टियों को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यूरोपीय संसद में जर्मनी की सबसे अधिक 96 सीटें हैं। कंजर्वेटिव्स CDU-CSU को पहला स्थान मिला है। वहीं फ्रांस में दक्षिणपंथी मैरिन ले पेन की नेशनल रैली पार्टी ने मैक्रों की मध्यमार्गी पार्टी रेनेसेंस को यूरोपीय संसद के चुनाव में ऐसी शिकस्त दी है कि मैक्रों ने तुरंत देश में चुनाव का ऐलान कर दिया। नेशनल पार्टी को 31% से अधिक वोट मिले, जबकि मैक्रों के रेनेसेंस कॉलिशन को 14.5% और सोशलिस्ट पार्टी को 14% वोट मिले। अगर फ्रांस में राष्ट्रीय चुनाव कराने का मैक्रों का दांव उल्टा बैठा तो उनके कार्यकाल का बाकी बचा हुआ 3 साल खतरे में पड़ सकता है। इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जो फ्रेटेली द इटालिया पार्टी यानी कि ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी जो है उसको एक प्रोजेक्शन के मुताबिक यूरोपीय संसद के चुनाव में 28% से अधिक वोट हासिल हुआ है, जबकि सेंटर लेफ्ट पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को
23% ही वोट हासिल हुआ है। जानकार बताते हैं कि इस नतीजे ने पीएम मेलोनी को यूरोपीय संसद में एक बहुत ही मजबूत हैसियत देना जो है उसको सुनिश्चित कर दिया है और वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं। गौरतलब है कि यूरोपीय संसद ही यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट को चुनता है। वोन डेर लेयन यूरोपीय कमीशन की मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और दूसरे कार्यकाल को हासिल करने की वो कोशिश में लगी हुई हैं। यूरोपीय संसद का ये चुनाव यूरोप में महंगाई, इमिग्रेशन, यूक्रेन जंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर लड़ा गया और अब इसके नतीजे आने के बाद देखना है कि ये जो यूरोपीय संघ की जो राजनीतिक दशा और दिशा है वो आगे किस तरीके से तय होती है। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं, अपने जवाब भी इस पर भेज सकते हैं। तो आपको सवाल बता देते हैं। सवाल है कि क्या शेयर बाजार में ये तेजी जारी रह पाएगी?